कि अब देखते हैं प्लेटलेट डिसऑर्डर्स। तो पहले हीमोस्टेसिस के बारे में। तो हीमोस्टेसिस में 3 चीज़ें चाहिए होती है। पहली है प्लेटलेट, वास्कुलर एंडोथेलियम एंड कोएगुलेशन कास्केड। अब सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा कोएगुलेशन का, तो वो होगा एंडोथेलियल इंजरी। जब एंडोथेलियल इंजरी होगी तब ये कोएगुलेशन कास्केड स्टार्ट होगा। तो इनिशियल रिस्पॉन्स होगा वो वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेगी ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके प्राइमरी की। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग होगा, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग एंड अल्टीमेटली क्लॉट फॉर्मेशन। तो अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग। तो उसमें पहला स्टेप आता है प्लेटलेट एडिशन एंड प्लेटलेट एक्टिवेशन। अब हमारे ब्लड वेसल में ऐसे प्लेटलेट घूम रहे होते हैं, यहाँ पे सपोज इंजरी हुई तो क्या होगा, प्लेटलेट आके यहाँ पे चिपक जाएंगे। जहाँ पे जब चिपकेंगे उसके बाद प्लेटलेट एक्टिवेशन होगा। सबसे पहले प्लेटलेट एडिशन होगा, उसके बाद प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे। फिर प्लेटलेट जैसे एक्टिवेट होंगे वो बाकी सारे प्लेटलेट्स को भी अपने पास बुलाएंगे, तो इससे प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा और प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग फॉर्मेशन होगा। अब ये प्लेटलेट एडिशन एंड एक्टिवेशन इट ऑकर्स बाय इंटरेक्शन बिटवीन GP1B9 एंड 1 विलिब्रेंट फैक्टर। अब हमारे ब्लड वेसल एंडोथेलियम में 1 विलिब्रेंट फैक्टर प्रेजेंट होता है। 1 विलिब्रेंट फैक्टर ये क्या करता है, प्लेटलेट को अपनी तरफ बुलाता है इनिशियली और प्लेटलेट एडिशन करवाता है, कि प्लेटलेट एडिशन करवाता है। और प्लेटलेट के ऊपर रिसेप्टर कौन सा होगा, वो है GP1B9, कि GP1B9 1 विलिब्रेंट फैक्टर के साथ अटैच होगा और प्लेटलेट एडिशन होगा। जब एक बार प्लेटलेट अटैच हो गया तो इट विल अंडरगो शेप चेंजेस और स्पाइक्स एंड प्रोट्रूशंस डेवलप हो जाएंगे। ओके, इस तरीके का प्लेटलेट हो जाएगा। तो शेप चेंजेस उसकी वजह से इंक्रीज सरफेस एरिया होता है। दूसरा फॉस्फोडाइलाइन सेरीन मूव्स टू द आउटर सरफेस। फॉस्फोडाइलाइन सेरीन मूव्स टू द आउटर सरफेस, सो इट क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज इन द प्लेटलेट। और प्लेटलेट उसके बाद फिर एक्टिवेट होगा। ये तो ये नेगेटिव चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर प्लेटलेट एक्टिवेशन हो गया, एडिशन हो गया, उसके बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो वो होता है ड्यू टू इंटरेक्शन विथ GP2B3A। ये एक बार प्लेटलेट क्लियर एक्टिवेट हो गया, एडिशन हो गया, उसके बाद ये बाकी सारे प्लेटलेट्स को अपने पास बुलाएगा और ये इंटरेक्शन होता है बाय GP2B3A से। क्लियर, एग्रीगेशन बाय GP2B3A। उसके बाद प्लेटलेट सिक्रीशन। तो प्लेटलेट के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल एंड डेल्टा ग्रेन्यूल या डेंस ग्रेन्यूल। अल्फा ग्रेन्यूल प्री सिलेक्टिन, PDGF ये सारे फैक्टर्स सिक्रीट करेगा और डेल्टा ग्रेन्यूल्स ADP, कैल्शियम, सेरोटोनिन ये सब सिक्रीट करेगा। क्लियर, ये यहाँ पे देख सकते हो GP1B9 और 1 विलिब्रेंट फैक्टर उसके साथ इंटरेक्शन होगा तो प्लेटलेट एडिशन है, प्लेटलेट एक्टिवेशन। फिर GP2B3A वो प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाएगा। तो इससे हमारा प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग फॉर्म होगा। अब उसको स्टेबलाइज करने के लिए प्रोसेस है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। इसमें कोएगुलेशन कास्केड इन्वॉल्व होता है। कोएगुलेशन कास्केड नेगेटिव चार्ज वाला हो गया प्लेटलेट तो इट विल एक्टिवेट कोएगुलेशन कास्केड। इसमें 2 पाथवे होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में कौन से फैक्टर 12 इनिशियली होता है, फैक्टर 12 कन्वर्ट होता है इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 12, फिर वो 11 को करता है, 9 को और अल्टीमेटली 10 के नंबर याद रखना है, 12, 11, 9 एंड 10। फिर इसी तरह एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक में नंबर याद रखना है 3, 7 एंड 10। अब 10 उसके बाद से स्टार्ट होता है हमारा कॉमन पाथवे। 10 जो है वो एक्टिवेट हो गया, फिर वो एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को इनटू थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिनोजन सॉल्युबल होता है लेकिन ये फाइब्रिन कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट जब होता है वो तब वो इनसॉल्युबल हो जाता है और इससे हमारा क्लॉट स्टेबलाइज हो जाता है। क्लॉट स्टेबलाइज नहीं होता, उसके लिए फैक्टर 13 आता है विच इज़ क्लॉट स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये क्लॉट सिर्फ इनसॉल्युबल हो जाता है और मल्टीपल फिब्रिन फिलामेंट्स क्रिस क्रॉस पैटर्न में फॉर्म कर देता है, लेकिन क्लॉट स्टेबलाइज होता है बाय फैक्टर 13, क्लॉट स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो क्लियर हो गया। इंट्रिंसिक में 12, 11, 9 और फिर 10। फिर एक्सट्रिंसिक में 3, 7 एंड 10। 10 से कॉमन पाथवे। 10 फिर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में करेगा, थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में और इसके ऊपर फिर फैक्टर 13 आएगा और वो फिर स्टेबलाइज करेगा क्लॉट को। फैक्टर 13 इज ऑल्सो नोन एज लाकी लोरेंट फैक्टर। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इट विल लीड टू अम्बिलिकल स्टम्प ब्लीडिंग, कि जब बच्चा बॉर्न होता है तब जो अम्बिलिकस होता है उसमें से ब्लीडिंग होगी। सो डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 13 कैन कॉज अम्बिलिकल स्टम्प ब्लीडिंग एंड इट इज़ ऑल्सो सीन इन ग्लांसमैन थ्रोम्बोस्थेनिया। तो याद रखना, अम्बिलिकल स्टम्प ब्लीडिंग ड्यू टू फैक्टर 13 डेफिशिएंसी एंड ग्लांसमैन थ्रोम्बोस्थेनिया। और टेस्ट फॉर फैक्टर 13 डेफिशिएंसी इज यूरिया क्लॉट सॉल्युबिलिटी टेस्ट, यूरिया क्लॉट सॉल्युबिलिटी। उसके बाद विटामिन के जो है इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन कोएगुलेशन कास्केड, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स दे आर डिपेंडेंट ऑन विटामिन के। विटामिन के चाहिए होता है फॉर देयर एक्टिवेशन एंड फंक्शनिंग। तो फैक्टर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन C एंड प्रोटीन S दे आर विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स। फिर तो ये पूरा हीमोस्टेसिस। उसके बाद टेस्ट फॉर हीमोस्टेसिस। तो पहला टेस्ट है प्लेटलेट काउंट।
नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 to 4 लाख, रिडक्शन इन प्लेटलेट्स नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये दो चीज़ों की वजह से होता है, एक तो डिक्रीज प्रोडक्शन और दूसरा इंक्रीज डिस्ट्रक्शन। कि प्रोडक्शन डिक्रीज होगा या फिर डिस्ट्रक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन डिक्रीज कब होता है? जब बोन मैरो सप्रेशन हो, लाइक इन एप्लास्टिक अनीमिया। डिक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ड्यू टू ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुर। इसमें प्लेटलेट्स के अगेन एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है। फिर तो ये प्लेटलेट काउंट पहला टेस्ट। उसके बाद सेकंड इज ब्लीडिंग टाइम की वैल्यू याद रखनी है। ब्लीडिंग टाइम की नॉर्मल वैल्यू इज 2 to 9 मिनट्स। ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल इज 2 to 9 मिनट्स। जब भी ब्लीडिंग स्टॉप बहुत टाइम बाद होगा तो ब्लीडिंग टाइम वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज कब होगा? व्हेन द प्लेटलेट काउंट आर डिक्रीज या फिर देयर इज फंक्शनल या क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन प्लेटलेट्स, कि प्लेटलेट का नंबर कम है या फिर प्लेटलेट में कुछ डिफेक्ट है। तो ये ब्लीडिंग टाइम। उसके बाद है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। नॉर्मल इज 11 to 15 सेकेंड एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज अ टेस्ट फॉर एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे। एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे। एक्सट्रिंसिक में कौन से फैक्टर्स थे? 3, 7 एंड 10 से फिर कॉमन पाथवे 10, देन प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम is a test for extrinsic and common pathway. A deficiency of any of this clotting factor lead to increase in prothrombin time. ये prothrombin time increase हो जाएगा। फिर fourth is activated partial thromboplastin test, APTT. Normal is 30 to 35 सेकेंड। तो इसका डबल है 30 to 35 seconds. And APTT is a test for intrinsic and common pathway. Intrinsic में क्या रहता है? 12, 11, 8, 9। फिर यहाँ से common में तो 10, PT, thrombin and fibrinogen. तो अगर इनमें से कुछ भी फैक्टर्स का डेफिशिएंसी होगी तो इंक्रीज इन APTT। अगर कॉमन पाथवे के कोई भी फैक्टर्स में डेफिशिएंसी होगी तो दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, PT एंड APTT दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन अगर सिर्फ PT इंक्रीज हो रहा है और APTT नॉर्मल है तो फिर हम नहीं, उल्टा नहीं, एक्सट्रिंसिक में एक्सट्रिंसिक बस जितना याद रखना बस। फिर फोर्थ इज थ्रोम्बिन टाइम। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ फाइब्रिनोजन। थ्रोम्बिन टाइम टेस्ट फॉर फाइब्रिनोजन। पेरिफेरल स्मीयर, इसमें हमें जाइंट प्लेटलेट्स दिखेंगे सीन इन बर्नर्ड शोलर सिंड्रोम, ITP, देन शिस्टियोसाइट्स या फिर हेलमेट सेल सीन इन माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया, HUS, TTP, DIC। तो ये सारे टेस्ट है फॉर हीमोस्टेसिस। प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग टाइम, PT, APTT, थ्रोम्बिन टाइम एंड पेरिफेरल स्मीयर। फिर प्रोटोकॉल फॉर कोएगुलेशन टेस्ट। तो टेस्ट शुड बी डन विद इन 2 hours आफ्टर कलेक्शन और एंटीकोएगुलेंट यूज्ड इज ट्राइसोडियम साइट्रेट, 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट। और कौन सी वैक्यूटी? तो ब्लू कलर वैक्यूटी, ये ब्लू कलर वैक्यूटी, ब्लू कैप वाली। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ESR मेजरमेंट बाय वेस्टरग्रीन मेथड। एंड ऑलवेज यूज प्लास्टिक ट्यूब या सिरिंज। ये ग्लास ट्यूब यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ग्लास में नेगेटिव चार्ज होता है तो कोएगुलेशन कास्केड एक्टिवेट हो जाएगा। तो प्लास्टिक ट्यूब एंड सिरिंज यूज़ करेंगे। फिर ब्लू कैप, ट्राइसोडियम साइट्रेट, प्लास्टिक ट्यूब या सिरिंज यूज़ करेंगे। उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ हीमोस्टेसिस। तो उसका डिवाइड है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, कोएगुलेशन डिफेक्ट या वेसल वॉल एब्नॉर्मलिटी। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में क्या होता है? प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज होता है या फिर प्लेटलेट में कुछ डिफेक्ट होता है यार, या फिर एंडोथेलियम में कुछ डिफेक्ट होता है यार। बट मेन ये प्लेटलेट याद रखना है। कोएगुलेशन डिफेक्ट में क्लॉटिंग फैक्टर्स में कुछ डेफिशिएंसी होती है, तो क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट होता है या फिर उसमें कुछ कोएगुलेशन कास्केड में कुछ डिफेक्ट होता है। देन वेसल वॉल एब्नॉर्मलिटी के दे आर डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। पहला है ऑस्लर वेबर रेंडू सिंड्रोम। इट इज़ अ वेसल वॉल एब्नॉर्मलिटी ऑल्सो नोन एज हेरिडिटरी हेमरेजिक टीलेंजेक्टेसिया। ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, म्यूटेशन इज सीन इन TGF बीटा जीन। तो इतना याद रखना। अब ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड कोएगुलेशन डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है? ब्लीडिंग एंड कोएगुलेशन मैंने बता दिया। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में प्लेटलेट फंक्शन या फिर प्लेटलेट काउंट अफेक्टेड होता है। कोएगुलेशन डिसऑर्डर में कोएगुलेशन पाथवे अफेक्टेड होता है। या तो क्लॉटिंग फैक्टर्स उनकी डेफिशिएंसी होगी या फिर कोएगुलेशन कास्केड में कुछ एब्नॉर्मलिटी होगी। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर दे आर यूजुअली ऑटोसोमल, तो मेल इक्वल टू फीमेल। कोएगुलेशन डिसऑर्डर दे आर यूजुअली X लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब क्लिनिकली ब्लीडिंग डिसऑर्डर उसमें सुपरफिशियल ब्लीड देखने को मिलता है। ओके, सुपरफिशियल ब्लीड लाइक पेटिकिया एंड परपिरे। तो सुपरफिशियल ब्लीड होगी तो फिर प्लेटलेट फंक्शन या प्लेटलेट काउंट अफेक्टेड होंगे। लेकिन अगर डीप टिश्यू ब्लीड होंगी लाइक एक्टिमासिस, हीमार्थ्रोसिस के ब्लीडिंग इन द जॉइंट्स, तो उसमें कोएगुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है। डीप टिश्यू ब्लीड, एक्टिमासिस, हीमार्थ्रोसिस, कोएगुलेशन डिसऑर्डर। एंड सुपरफिशियल ब्लीड लाइक पेटिकिया परपुना तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। लैब टेस्ट प्लेटलेट काउंट एंड ब्लीडिंग टाइम एबनॉर्मल होगा इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्योंकि प्लेटलेट में कुछ डिफेक्ट है प्लेटलेट काउंट में या फंक्शन में। PT, APTT वो नॉर्मल हो क्योंकि कोएगुलेशन कास्केड वो नॉर्मल है। कोएगुलेशन डिसऑर्डर में PT, APTT वो एबनॉर्मल होगा क्योंकि कोएगुलेशन कास्केड में डिफेक्ट है। ब्लीडिंग टाइम एंड प्लेटलेट काउंट वो नॉर्मल होगा।
ब्लीडिंग डिसऑर्डर का एग्जाम्पल इज ITP में एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है अगेंस्ट प्लेटलेट, तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। कोएगुलेशन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल इज हीमोफीलिया, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है। अब वॉन विलिब्रेंट डिसीज एंड DIC, दे आर बोथ ब्लीडिंग एंड कोएगुलेशन डिफेक्ट, दे हैव बोथ ब्लीडिंग एंड कोएगुलेशन डिफेक्ट, तो याद रखना है। वॉन विलिब्रेंट डिसीज एंड DIC, दे बोथ हैव कोएगुलेशन एंड ब्लीडिंग डिफेक्ट्स। पहला है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा कि ITP, इट इज अ क्वांटिटेटिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, पैथोजेनेसिस, इट इज कॉज्ड बाय एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्लेटलेट मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो GP प्रोटीन्स थे, GP1B9, GP2B3 है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है। अब ये एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट लेस देन 6 months, सडन ऑनसेट, मेल इक्वल टू फीमेल, यूजुअली occurs in children, and there is history of viral infection, कि हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन इन एक्यूट ITP, एंड प्लेटलेट काउंट आर सीवियरली रिड्यूस्ड या मार्कली रिड्यूस्ड एंड सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। क्रॉनिक में मोर देन 6 months, इंसीडियस ऑनसेट होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है, एंड एडोलेसेंस एडल्ट्स में देखने को मिलता है, एंड देयर इज नो सच हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन, कि वायरल इन्फेक्शन इन एक्यूट ITP। प्लेटलेट काउंट आर मॉडरेटली रिड्यूस्ड एंड ट्रीटमेंट इज स्टीरॉइड्स, IV इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। क्रॉनिक के लिए एक्यूट इज अ सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन, क्रॉनिक के लिए स्टीरॉइड्स, IVIG एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, ITP इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो सुपरफिशियल ब्लीड्स होंगी लाइक पेटिकिया, पर्पुरा, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, एंड देयर इज नो स्प्लीनोमेगाली, कि नो स्प्लीनोमेगाली। लैब टेस्ट में प्लेटलेट काउंट लो, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज्ड, PT APD नॉर्मल। पेरिफेरल स्मीयर में जाइंट प्लेटलेट्स दिखेंगे कि मेगा कैरियोसाइट्स, जाइंट प्लेटलेट्स इन पेरिफेरल स्मीयर। बोन मैरो एस्पिरेशन में भी मेगा कैरियोसाइटिक हाइपरप्लेसिया, एंड Coombs टेस्ट इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज अ इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन। स्प्लीनेक्टोमी इज द ट्रीटमेंट। फिर तो ये ITP। उसके बाद क्वालिटेटिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो बर्नैड सॉलर सिंड्रोम, डेफिशिएंसी ऑफ GP1B9 होता है, सो डिफेक्ट इन प्लेटलेट एडिशन, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल, BT इज इंक्रीज ड्यू टू फंक्शनल डिफेक्ट, तो फंक्शनल डिफेक्ट है क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन है नहीं GP1B9, तो प्लेटलेट एडिशन नहीं होगा, तो इसलिए इट इज अ फंक्शनल डिफेक्ट, तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा। PT APD नॉर्मल। पेरिफेरल स्मीयर में अगेन लार्ज प्लेटलेट एग्रीगोमेट्री, ये वो हम करेंगे, इसी में पता चला कि प्लेटलेट एग्रीगेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। फिर ग्लांसमैन थ्रोम्बस्थेनिया, इसमें GP2B3 में डेफिशिएंसी होती है, तो एग्रीगेशन नहीं होगा, इसमें भी ओनली BT इज इंक्रीज, रेस्ट ऑफ द टेस्ट आर नॉर्मल, लेकिन इसमें प्लेटलेट एग्रीगोमेट्री। बस तो ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट इस इसमें हम कोएगुलेशन डिफेक्ट्स देखते हैं। कोएगुलेशन डिफेक्ट्स इसमें सिस्टमिक ब्लीडिंग होती है, मैंने डीप टिश्यू ब्लीडिंग लाइक एकामायोसिस एंड हीमार्थ्रोसिस। पहला हीमोफीलिया या रॉयल्स डिसीज। अब इसमें 5 टाइप होता है हीमोफीलिया, A, B, C, पैरा हीमोफीलिया एंड सूडो हीमोफीलिया। A में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, B में 9 की, C में 11 की, एंड पैरा हीमोफीलिया में फैक्टर 5, एंड सूडो हीमोफीलिया में वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी। सो इट इज ऑल्सो नोन एज वॉन विलिब्रेंट डिसीज। क्लियर? A में 8, A8, B 9, C 11 एंड पैरा में 5 एंड सूडो में वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। क्लियर? Hemophilia A and B, they are X-linked recessive, so they are mostly seen in male. And hemophilia C, it is autosomal recessive, so it occurs equally in male and female. So A, B, X-linked recessive, and hemophilia C is autosomal recessive. Hemophilia A, X-linked recessive, males में ज़्यादा होता है. Deficiency of factor 8, clinical present with acamyosis, hemarthrosis. Lab test, platelet count, bleeding time is normal, PT is normal, APDT is increased. APDT increase क्यों होगा? Because इंट्रिंसिक पाथवे उसमें आता था ये फैक्टर 8 के 12, 11, 9, 8, तो 8 इंट्रिंसिक पाथवे में था, इसलिए PT नॉर्मल होगा, APTT इंक्रीज होगा। तो इससे हमें हम APTT इंक्रीज होगा और PT नॉर्मल होगा, उससे हमें क्या पता चला कि APTT में कुछ प्रॉब्लम है। तो या तो कॉमन पाथवे में अगर डिफेक्ट होता तो दोनों एबनॉर्मल आते, लेकिन सिर्फ एक ही एबनॉर्मल आया है, तो इससे हमें पता चलेगा कि इंट्रिंसिक पाथवे में कुछ डिफेक्ट है, इसलिए सिर्फ APTT इंक्रीज हुआ है। क्लियर? फिर फैक्टर 8 ऐसे करेंगे तो वो रिड्यूस्ड आएगा। तो प्लेटलेट का नॉर्मल, BT नॉर्मल, PT नॉर्मल, APTT इंक्रीज एंड फैक्टर 8 ऐसे रिड्यूस्ड। ये क्लासिफिकेशन है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ट्रीटमेंट, अब माइल्ड केसेस में डेस्मोप्रेसिन देंगे। डेस्मोप्रेसिन इट कॉज रिलीज ऑफ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर विच स्टेबलाइजेस फैक्टर 8 के वॉन विलिब्रेंट फैक्टर क्या करता है? फैक्टर 8 को स्टेबलाइज करता है। तो हम डेस्मोप्रेसिन देंगे, ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को रिलीज़ करवाएगा, जो 8 को स्टेबलाइज करेगा। फिर हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं। FFPs रिच इन ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड प्लेटलेट्स। फिर सीवियर केस में रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट, ये फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट, या फिर क्रायोप्रेसिपिटेट, इट इज रिच इन फैक्टर 8।
क्लियर। तो ये हीमोफीलिया ए की ट्रीटमेंट। फिर बी में इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रिसमस डिसीज, अगेन एक्स लिंक रिसेसिव, मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी, फैक्टर 9 नोन एज क्रिसमस फैक्टर, एंड फैक्टर 9 इज अ कंपोनेंट ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे। तो सिमिलर टू हीमोफीलिया ए, एपीटीटी हाई होगा, बाकी सब नॉर्मल। हीमार्थ्रोसिस, स्पॉन्टेनियस हेमरेज, एक्मायोसिस। ट्रीटमेंट फैक्टर 9 कॉन्सेंट्रेट एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। क्रायो प्रेसिपिटेट नहीं दे सकते बिकॉज इट डजंट कंटेन फैक्टर 9। क्लियर। फैक्टर 9 एंड फैक्टर 8 लेवल टेस्ट या फैक्टर 9 एंड फैक्टर 8 ऐसे करेंगे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू डिसीज। विद वॉन विलिब्रेंट डिसीज, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, deficiency of 1 Willebrand factor, also known as pseudohemophilia. Source of 1 Willebrand factor is Weibel, pellet bodies, endothelial cell, megakaryocytes and liver. फंक्शन इसका क्या होता है? प्लेटलेट एडिशन टू द एंडोथेलियम के बाय इंटरेक्शन विद GP1B9। सो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग डिफेक्ट होगा, सुपरफिशियल ब्लीडिंग होगी। इससे एक बार 1 विलिब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो प्लेटलेट एडिशन नहीं होगा, तो इससे इनिशियल ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, तो इसे ब्लीडिंग डिफेक्ट कहते हैं, तो सुपरफिशियल ब्लीडिंग होगी। दूसरा हमने देखा 1 विलिब्रेंट फैक्टर स्टेबलाइज करता है फैक्टर 8 को, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो फैक्टर 8 भी अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वजह से कोएगुलेशन कास्केड उसमें भी डिफेक्ट आएगा, तो इट विल लीड टू कोएगुलेशन डिफेक्ट, तो उसकी वजह से डीप ब्लीडिंग होगी। तो इसलिए 1 विलिब्रेंट फैक्टर डेफिशिएंसी वो सुपरफिशियल ब्लीडिंग भी करवाता है, डीप ब्लीडिंग, तो इट इज़ बोथ ब्लीडिंग डिफेक्ट एंड कोएगुलेशन डिफेक्ट, ये हमने आगे देख लिया था। और दूसरी डिसीज थी वो थी DIC, तो इन दोनों में ब्लीडिंग एंड कोएगुलेशन डिफेक्ट दोनों देखने को मिलता है। इस सेकेंडरी डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 होगा। टाइप्स क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, क्वांटिटेटिव में टाइप 1 एंड टाइप 3। टाइप 1 इज मोस्ट कॉमन, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। टाइप 3 इज लीस्ट कॉमन, इसमें सीवियर डेफिशिएंसी होती है। टाइप 2 में भी सब टाइप है ABCD, उसमें टाइप A ज़्यादा कॉमन। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 विलिब्रेंट डिसीज ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। प्रेजेंटेशन में पेटिकिया पर्पुरा, एक्मायोसिस, हीमार्थ्रोसिस, मेनोरेजिया एटसेट्रा। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा, PT नॉर्मल होगा, APTT इंक्रीज होगा बिकॉज सेकेंडरी डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड फैक्टर 8 ऐसे इज रिड्यूस्ड। क्लियर। स्पेशलाइज टेस्ट रिस्टोसेटिन इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन, वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, एंड रिस्टोसेटिन को फैक्टर ऐसे वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है वो देख रहे हैं। ट्रीटमेंट अगेन माइल्ड के लिए डेस्मोप्रेसिन, सीवियर के लिए फैक्टर 8 इन्फ्यूजन। उसके बाद थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया। इसमें 3 चीज़ें आती है, HUS इट इज़ हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, TTP इट इज़ थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा, एंड DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। अब इनमें से इनका कॉमन फीचर्स होता है, पहला तो एक ऑल ऑफ दिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बाई, कि ब्लड वेसल में मल्टीपल थ्रोम्बाई फॉर्म होंगे जो क्या करेंगे बहुत सारे प्लेटलेट्स कंज्यूम करेंगे, तो प्लेटलेट कंजम्पशन होगा इन तीनों में। तो एक तो रिड्यूस्ड प्लेटलेट काउंट होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हीमोलिटिक अनीमिया होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल थ्रोम्बाई जब फॉर्म होंगे तो RBCs का ब्रेकडाउन करवाएंगे वो, तो लीडिंग टू हीमोलिटिक अनीमिया। तो इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट होगा, एंड पेरिफेरल स्मीयर शोज सिस्टोसाइट या हेलमेट सेल या फिर फ्रेगमेंटेड रेड सेल। तो रिड्यूस्ड प्लेटलेट काउंट, हीमोलिटिक अनीमिया एंड पेरिफेरल स्मीयर शोज सिस्टोसाइट या हेलमेट सेल या फ्रेगमेंटेड RBC। अब पहले 2 देखते हैं, HUS एंड TTP। इनमें एक पेंटार देखने को मिलता है, फीवर, माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रीनल एबनॉर्मलिटीज इन HUS, क्योंकि इसके नाम में है यूरेमिक इसलिए रीनल एबनॉर्मलिटीज इन HUS, एंड न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज इन TTP। ठीक है। अब ये HUS जो है 2 टाइप का होता है, टिपिकल एंड एटिपिकल। टिपिकल ऑकर्स ड्यू टू इकोलाई, एटिपिकल ड्यू टू प्रॉब्लम इन द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। पेशेंट प्रेजेंट विथ रीनल एबनॉर्मलिटीज, अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। अगर TTP हुआ तो प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होंगे ड्यू टू प्लेटलेट कंजम्पशन, तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा। PT एंड APTT नॉर्मल होगा क्योंकि कोएगुलेशन कास्केड में कुछ भी डिफेक्ट नहीं है। पेरिफेरल स्मीयर्स और सिस्टोसाइट, रेटिकुलोसाइट इंक्रीज होंगे ड्यू टू हीमोलिटिक अनीमिया। RFT एबनॉर्मल, LDH इज इंक्रीज्ड। तो ये HUS के बारे में। उसके बाद TTP, इसमें म्यूटेशन होता है ADAM-TS13 जीन का, ADAM-TS13 जीन का। अब ये ADAM-TS13 क्या करवाता है? 1 विलिब्रेंट फैक्टर का डिग्रेडेशन करवाता है। मतलब अगर 1 विलिब्रेंट फैक्टर की ज़रूरत नहीं होगी तो उसका डिग्रेडेशन करवाता है ये ADAM-TS13। लेकिन अगर इसका म्यूटेशन होगा तो ये डिग्रेडेशन नहीं होगा 1 विलिब्रेंट फैक्टर का, तो ये हाइपर एक्टिव हो जाएगा, तो ये बार बार प्लेटलेट एक्टिवेशन कराएगा लीडिंग टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन। क्लियर। तो ये भी कंजेनिटल या एक्वायर्ड हो सकता है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद रीनल एबनॉर्मलिटीज, अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। तो ये TTP
के बारे में। उसके बाद लास्ट इज DIC। DIC इज नोन एज कंजम्पशन कोएगुलोपैथी। कंजम्पशन कोएगुलोपैथी बिकॉज लॉट ऑफ प्लेटलेट्स एंड कोएगुलेशन फैक्टर्स आर कंज्यूम्ड। ये डिसीज स्टार्ट कब होती है? वाइड स्प्रेड एंडोथीलियल इंजरी से। कोई भी कॉज के थ्रू अगर वाइड स्प्रेड एंडोथीलियल इंजरी हो गई तो क्या होगा? इनिशियली थ्रोम्बोसिस होगा, बहुत सारे प्लेटलेट्स कंज्यूम होंगे और साथ साथ में थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करने के लिए फिब्रिनोलिटिक पाथवे जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। फिब्रिनोलिटिक पाथवे भी एक्टिवेट हो जाएगा टू ब्रेक दिस क्लॉट। सो इसमें प्लेटलेट्स एंड कोएगुलेशन फैक्टर्स दोनों एक्टिवेट मतलब दोनों कंज्यूम होंगे, तो इसलिए इसका नाम है कंजम्पशन कोएगुलोपैथी। इसी वजह से इसमें PT, APDT, प्लेटलेट काउंट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इन सब में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। और ये अगेन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लीडिंग एंड कोएगुलेशन डिफेक्ट। दो डिसीज देखी थी हमने, वॉन विलिब्रेंड डिसीज एंड DIC। ये दोनों ब्लीडिंग एंड कोएगुलेशन डिफेक्ट दोनों होता है इसमें। कॉजेस प्रेगनेंसी एंड ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉज तो प्रेगनेंसी एंड या फिर ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन लाइक सेप्टिक अबॉर्शन, एक्लैम्सिया, वो सब। देन सीवियर टॉक्सीमिया लाइक मेनिंगोकॉक्सीमिया, सीवियर बर्न्स। देन AML एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट AML M3 के याद रखना, AML M3 में होता है DIC। देन कार्सिनोमा ऑफ कोलोन, रेक्टम, पैंक्रियास के ये याद रखना एक, और एक ये याद रखना। क्लिनिकल फीचर्स में अगेन फीचर्स ऑफ द कॉजेटिव डिसीज विथ मेजर ब्लीडिंग, हेमरेज, ब्लीडिंग इनटू कैविटीज एक्सेट्रा। प्लेटलेट काउंट डिक्रीज, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज, PT इंक्रीज, APDT इंक्रीज, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो कंज्यूम हो रहा है इसलिए ये दोनों इंक्रीज होंगे। पेरिफेरल स्मीयर में सिस्टोसाइट्स। स्पेशलाइज टेस्ट है FDP, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, कि फिब्रिन को ब्रेक डाउन करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के बाद जो प्रोडक्ट रिलीज होता है उसे कहते हैं फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, तो वो इंक्रीज होंगे। D डाइमर वो भी इंक्रीज होगा एंड इज वेरी स्पेसिफिक फॉर DIC। ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट ऑफ कॉज ऑफ DIC एंड इट इज़ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस। क्लियर? तो ये DIC के बारे में, इसी के साथ सारे प्लेटलेट डिसऑर्डर्स कंप्लीट होता है। ये एक चार्ट है फॉर समराइजिंग द ऑल द प्लेटलेट डिसऑर्डर्स। उसके बाद देखते हैं ब्लड बैंकिंग एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। तो ब्लड ग्रुप्स दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द RBC। ओके, RBC के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं, वही डिफाइन करते हैं हमारे ब्लड ग्रुप्स। तो टोटल 39 ब्लड ग्रुप्स है, उसमें से मेन जो है वो ABO एंड RH सिस्टम। ABO में इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज A, B, AB एंड O। इसका मतलब क्या होगा? अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप A होगा तो इसका मतलब पेशेंट हैज़ A एंटीजन एंड anti-B एंटीबॉडी, कि A एंटीजन है एंड anti-B एंटीबॉडी है। B है तो B एंटीजन है, anti-A एंटीबॉडी है। O में देयर इज़ नो एंटीजन एंड बोथ एंटीबॉडीज, एंड AB में बोथ एंटीजन इज प्रेजेंट एंड नो एंटीबॉडी। क्लियर? तो ये ABO सिस्टम। अब ये एंटीजन प्रेजेंट इन सलाइवा, सीमन, स्वेट एंड एंटीबॉडीज आर IgM। RH सिस्टम जीन ऑन क्रोमोसोम 1, इट इज एक्सप्रेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो A के आगे जो पॉजिटिव लगता है, A+, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, वो सब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट इज RH सिस्टम। ये इसकी एंटीबॉडीज IgG होती है, डू नॉट अकर नेचुरली। अब जो जीन होता है ऑन क्रोमोसोम 9, इट प्रोड्यूसेस H सब्सटेंस। अब ये H सब्सटेंस उसके ऊपर ही एंटीजन अटैच होता है। ये A हो सकता है, B हो सकता है, ABO, तो ये एंटीजन H सब्सटेंस के ऊपर ही अटैच होता है। उसके बाद ब्लड ग्रुप एनालिसिस। तो फॉरवर्ड ग्रुपिंग होती है एंड रिवर्स ग्रुपिंग। फॉरवर्ड ग्रुपिंग इसमें हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन RBC सरफेस। रिवर्स ग्रुपिंग में देखेंगे टेस्ट फॉर मतलब प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द पेशेंट्स प्लाज्मा। कि फॉरवर्ड ग्रुपिंग में एंटीजन देखेंगे, रिवर्स ग्रुपिंग में एंटीबॉडी देखेंगे। ये मेथड है फॉर ब्लड ग्रुप डिटेक्शन। अब इसमें हमने 3 ब्लड ड्रॉप्स लिए, उसमें anti-A डाला, anti-B एंड anti-D डाला। जिसमें भी क्लम्पिंग होगा वो ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ पे A में क्लम्पिंग है एंड anti-D में क्लम्पिंग है, तो पेशेंट का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव। यहाँ पे B में क्लम्पिंग है, D में, तो B पॉजिटिव। यहाँ 3 में क्लम्पिंग है तो A, B पॉजिटिव। यहाँ पे नहीं है तो O, और यहाँ पे है तो O पॉजिटिव। उस तरह से ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन इंडिया। फिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप या बॉम्बे फिनोटाइप। मतलब ऐसे पेशेंट, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट दे लैक H सब्सटेंस। अब H सब्सटेंस नहीं होगा तो फिर A, B, H कुछ भी नहीं होगा, तो पेशेंट हैज़ नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन होता ही नहीं है। तो इसलिए, और एंटीबॉडीज़ तीनों प्रेजेंट होती है, A, B एंड H एंटीबॉडीज़ तीनों प्रेजेंट होती है, लेकिन एंटीजन एक भी नहीं होता। सो पेशेंट्स विथ बॉम्बे ब्लड ग्रुप दे कैन ट्रांसफ्यूज ब्लड टू एनीवन, बट दे कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड ओनली विथ बॉम्बे ब्लड। मतलब वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ बॉम्बे ब्लड वालों का ही ब्लड ले सकते हैं।
उसके बाद ब्लड बैंकिंग, तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्लड बैग, तो ये एक ब्लड बैग है, इसका वॉल्यूम 350 ml होता है। और ये ट्रिपल ब्लड बैग है, कि ट्रिपल ब्लड बैग, उसका वॉल्यूम होता है 450 ml। ये 450 ml और ये 350 ml। ट्रिपल ब्लड बैग टू मेक द कंपोनेंट्स लाइक पैक्ड आरबीसी, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। एंटीकोएगुलेंट्स इन ब्लड बैग, तो इसमें एंटीकोएगुलेंट्स प्रेजेंट होता है ऐसे ब्लड बैग में टू प्रिवेंट कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो ACD विच इज़ एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोस, CPD सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोस, CPDA साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोस, A इज़ एडिनाइन। और शेल्फ लाइफ इनकी दोनों की 21 दिन। इसकी CPDA विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज, उसकी है 35 डेज। देन सैगम सोडियम एडिनाइन ग्लूकोज मैनिटॉल, सोडियम एडिनाइन ग्लूकोज मैनिटॉल, और इसकी लॉन्गेस्ट शेल्फ लाइफ होती है 42 डेज। क्लियर। CPDA उसकी 35 एंड सैगम की लॉन्गेस्ट 42 डेज। शेल्फ लाइफ मतलब उतनी देर में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, अगर नहीं करेंगे देन वो एक्सपायर हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन एंटीकोएगुलेंट। अब रोल क्या होता है डिफरेंट एंटीकोएगुलेंट्स का, तो सिट्रेट जो होता है इट इज़ एंटीकोएगुलेंट विच एक्ट्स बाय किलेटिंग द कैल्शियम, तो वो कैल्शियम को किलेट करता है, तो कैल्शियम कोएगुलेशन में हेल्प करता है, इसलिए कैल्शियम किलेट हो गया तो फिर कोएगुलेशन नहीं होगा। तो सिट्रेट इज एंटीकोएगुलेंट, एक्ट्स बाय किलेटिंग द कैल्शियम। Phosphate acts as a buffer. Dextrose provide nutrition. Adenine provides substrate for ATP synthesis. क्लियर। तो ये उनके फंक्शंस हैं। फीचर्स ऑफ ब्लड बैग, तो एक एंटीकोएगुलेंट होगा जिस रिटर्न ऑन टॉप, तो ये CPDA एंड वॉल्यूम 350 ml, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनाइन एंड वॉल्यूम इज 350 ml। फिर डेट ऑफ कलेक्शन लिखी होगी एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। ये CPDA है तो उसमें पता है कि 35 डेज़ की शेल्फ लाइफ हो रही है, तो डेट ऑफ कलेक्शन से लेके 35 डेज़ तक उसकी शेल्फ लाइफ होती है। एंड कोई भी ब्लड बैग आएगा तो उसमें हम 5 इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग करेंगे। इट मस्ट बी स्क्रीन फॉर 5 इन्फेक्शन, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया एंड सिफिलिस। ओके, HIV, Hep B, Hep C एंड मलेरिया एंड सिफिलिस। एंड हेपेटाइटिस C इज़ द मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड रिएक्शन। हेपेटाइटिस C इज़ द मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड रिएक्शन एंड मलेरिया कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ऑल द ब्लड प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो फ्रॉम होल ब्लड कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड एंड दे मस्ट बी सेपरेटेड विद इन 6 आवर्स ऑफ ब्लड कलेक्शन। तो ये 4 टाइप के ब्लड प्रोडक्ट्स है। पहला है पैक्ड RBC या फिर होल ब्लड, क्योंकि इसका दूसरा नाम है होल ब्लड। वॉल्यूम इसका होता है 350 ml। टेम्परेचर एट विच इट इज स्टोर्ड इट इज़ 2 to 6 डिग्रीज के फ्रिज में स्टोर होता है। ये -30 वाला फ्रीज़र में स्टोर होता है। फिर पैक्ड RBC या होल ब्लड, वॉल्यूम 350 ml, टेम्परेचर स्टोर्ड 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। शेल्फ लाइफ CPDA में 35, सैगम में 42 डेज एंड यूजेस सीवियर अनीमिया कि 1 यूनिट ऑफ दिस पैक्ड RBC विल इंक्रीज 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन या 3% हीमेटोक्रिट। क्लियर। दूसरा है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP। इट इज़ अ प्लेटलेट रिच कंपोनेंट, प्लेटलेट रिच कोएगुलेशन फैक्टर रिच कंपोनेंट। वॉल्यूम 200 ml, स्टोर्ड -30। शेल्फ लाइफ फ्रीजर में स्टोर होता है इसलिए शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, 1 ईयर। एंड यूज इज मल्टीपल कोएगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी लाइक DIC, क्रॉनिक लिवर डिसीज, हीमोफिलिया B। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि FFP जो है इट लैक्स फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8। फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें ये FFP नहीं दे सकते। बाकी कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी होगी तो उसमें FFP देंगे। तो हीमोफिलिया B में क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है तो इसमें FFP दे सकते हैं, लेकिन हीमोफिलिया A में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है तो इसमें हम FFP नहीं दे सकते। तो उसके लिए थर्ड कंपोनेंट इज़ क्रायोप्रेसिपिटेट। जब भी हम FFP को सेंट्रीफ्यूज कर देंगे तो हमें क्रायोप्रेसिपिटेट मिलेगा एंड इट इज़ रिच इन फैक्टर 8, फैक्टर 13, 1 विलिब्रेंट फैक्टर एंड फाइब्रिनोजन। क्रायोप्रेसिपिटेट इज रिच इन फैक्टर 8, 13, 1 विलिब्रेंट फैक्टर एंड फाइब्रिनोजन। वॉल्यूम 10 to 20 ml, अगेन लेस देन -30 डिग्री में स्टोर होता है। शेल्फ लाइफ 1 ईयर एंड यूजेस फैक्टर 13 डेफिशिएंसी, 1 विलिब्रेंट फैक्टर या 1 विलिब्रेंट डिसीज, हीमोफिलिया A एंड हाइपोफाइब्रिनोजीनेमिया। फोर्थ इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अब ये 2 टाइप के होते हैं, रैंडम डोनर प्लेटलेट, सिंगल डोनर प्लेटलेट। रैंडम डोनर में कोई भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल से ब्लड निकालेंगे फिर उसमें से प्लेटलेट सेपरेट करेंगे तो वो आएगा रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। सिंगल डोनर प्लेटलेट में सिंगल डोनर से ब्लड निकालेंगे और उसका ही प्लेटलेट उसमें से ही प्लेटलेट सेपरेट करेंगे रूम टेम्परेचर। और ये जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इट इज स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर 20 to 24 डिग्री विथ एजिटेशन। एजिटेशन मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कुछ चीज़ जो मूवमेंट करती रहती हो टू प्रिवेंट क्लम्स। क्लियर। प्लेटलेट स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर विथ एजिटेशन
तो 5 डेज़ की शेल्फ लाइफ सबसे कम इसकी होती है 5 डेज़, क्योंकि रूम टेम्परेचर में स्टोर रहा है इसलिए 5 डेज़ की शेल्फ लाइफ। और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यूजेस प्लेटलेट डिफेक्ट्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड 1 यूनिट ऑफ random donor platelets increases 10,000 platelets and single donor platelets increases 30 to 50,000 cells या platelets here, इसलिए single donor platelets they are more effective and more expensive। अब लाइफ स्पैन ऑफ ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी इट इज़ 50 to 60 डेज। नॉर्मल 120 डेज होती है, लेकिन ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी की होती है 50 to 60 डेज। एंड प्रोडक्ट्स विच इज़ मोस्ट ससेप्टेबल टू बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इज प्लेटलेट्स। अब उसके बाद कुछ ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल्स, तो डू नॉट ट्रांसफ्यूज ब्लड इमीडिएटली आफ्टर रिट्रीविंग इट फ्रॉम इट स्टोरेज एट कोल्ड टेम्परेचर, अदरवाइज पेशेंट विल डेवलप हाइपोथर्मिया, कि थोड़ी देर बाहर रहने देंगे उसके बाद ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे। वार्म और थॉ इट बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन शुड कमेंस विद इन 30 मिनट्स, कि एक बार फ्रिज से बाहर निकाल दिया उसके 30 मिनट्स तक हमें ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना पड़ेगा एंड शुड बी फिनिश्ड विद इन 4 आवर्स। साइज ऑफ माइक्रोपोर फिल्टर 170 माइक्रॉन, साइज ऑफ नीडल यूज 80 to 90 गॉज। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन 2 टाइप के होता है, इमीडिएट डिलेड। डिलेड में आता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, डिलेड हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परप्यूरा एंड इन्फेक्शंस। कि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, डिलेड हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परप्यूरा एंड इन्फेक्शंस। इमीडिएट में आता है एलर्जी, febrile non-hemolytic transfusion reaction. The febrile non-hemolytic transfusion reaction is the most common, prevented by leukodepleted blood products. Leukodepleted blood products मतलब WBC निकाल के देंगे। फिर febrile hemolytic transfusion reaction and TRALI, transfusion related acute lung injury, कि ये most important TRALI। डेफिनेशन क्या होता है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का? तो ट्रांसफ्यूजन या रिप्लेसमेंट ऑफ द पेशेंट्स ब्लड होल ब्लड वॉल्यूम विद इन 24 आवर्स, क्योंकि होल ब्लड वॉल्यूम इज रिप्लेस्ड विद इन 24 आवर्स। अप्रॉक्स 5 लीटर ब्लड होता है तो हम दूसरा उसको रिप्लेस कर देंगे। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड एंड रेशियो ऑफ आरबीसी एफएफपी प्लेटलेट्स इट इज़ 1:1:1। क्लियर? आरबीसी एफएफपी प्लेटलेट का रेशियो 1:1:1। कॉम्प्लिकेशन उसका निमोनिक के कैच, कोएगुलोपैथी लाइक डीआईसी, कि डीआईसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉलोइंग मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देन अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। एंड टी से हाइपोथर्मिया, सी से साइट्रेट टॉक्सिसिटी, कि साइट्रेट इज अ एंटीकोएगुलेंट, तो साइट्रेट टॉक्सिसिटी होगी। अब ये क्या करेगा? कैल्शियम को क्लेट कर लेगा, तो हाइपोकैल्सीमिया भी होगा। एंड साइट्रेट टॉक्सिसिटी मैनिफेस्ट एज टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन। देन एच से हाइपरकलीमिया, कि आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा ड्यू टू हीमोलिटिक रिएक्शन, तो उसमें से पोटेशियम रिलीज होगा, तो उसकी वजह से हाइपरकलीमिया होगा लीडिंग टू अरिथमिया। देन हाइपोकैल्सीमिया, ये मैंने बता दिया सिट्रिक टॉक्सिसिटी की वजह से। ठीक है, तो ये कैच निमोनिक है उसका कॉम्प्लिकेशंस का। कोएगुलोपैथीज लाइक डीआईसी, अल्कोलोसिस, हाइपोथर्मिया, साइट्रेट टॉक्सिसिटी, हाइपरकलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ फॉलोइंग मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डीआईसी। ट्राली इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें इसकी डेफिनेशन डेवलपमेंट ऑफ फीवर, डिस्पनिया या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स विद इन 6 आवर्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इट अकर्स ड्यू टू एंटीबॉडीज अगेंस्ट HLA-2 या एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडी। ओके, एंटीबॉडी का नाम है एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज। एंड ट्राली इज मोर कॉमन विथ FFP। डिफरेंशियल डायग्नोसिस विथ ARDS, दोनों में चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हमें बायलैटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट या वाइट आउट अपीयरेंस दिखेगा। टैको इट इज ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, इसमें हाई BP रहेगा। क्लियर? तो ये कॉम्प्लिकेशंस थे ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इमीडिएट एंड डिलेड। उसमें से मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसकी कॉम्प्लिकेशन भी देख ली, ट्राली के बारे में भी देख लिया। अब कुछ प्रैक्टिकल लिमिट हो तो वैक्यूटीन, पर्पल कलर वैक्यूटी, उसमें एंटीकोएगुलेंट इज EDTA, यूजेस CBC पेरिफेरल स्मीयर ESR बाय विंट्रॉप्स, के EDTA इज एंटीकोएगुलेंट। फिर ग्रे में सोडियम फ्लोराइड होता है और ये ब्लड शुगर के लिए, ब्लड शुगर एस्टिमेशन के लिए। रेड में नो एडिटिव्स फॉर सीरम स्टडीज लाइक एंजाइम, हार्मोन्स, प्रोटीन्स। येलो में भी सेम। ब्लू में साइट्रेट इज एंटीकोएगुलेंट अगेन, तो कोएगुलेशन स्टडीज़ के लिए। कि EDTA फॉर CBC स्मीयर ESR, के CBC याद रखना है, पर्पल फॉर CBC एंड पेरिफेरल स्मीयर। साइट्रेट ब्लू फॉर कोएगुलेशन स्टडी लाइक PTA, PTT एंड ESR बाय वेस्टग्रीन। ग्रीन इज हिपेरिन फॉर ABG एंड ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट एंड इम्यूनोफिनोटाइपिंग, कि ABG ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी एंड इम्यूनोफिनोटाइपिंग। फिर इन इंस्ट्रूमेंट्स है बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल, तो साला इस तरीके की दिखती है, बहुत थिक होती है। जमशीदी, ये बहुत छोटी होती है। साइट इज इलियक रेस्ट या ASIS या PSIS। चिल्ड्रन में इट इज शीन ऑफ टिबिया। अब कंडीशंस व्हेन ड्राई टैप इज सीन, तो aplastic अनीमिया, हेरी सेल ल्यूकेमिया एंड माइलोफाइब्रोसिस। फिर वेस्टग्रीन एंड विंट्रोप ट्यूब
इज क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड एंड वेस्टाग्रीन इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड इज लॉन्गर. बोथ आर यूज्ड फॉर ESR एस्टिमेशन. यानी RBCWC पिपेट्स इन न्यूबार्स चैम्बर एंड डायल्यूटिंग फ्लूइड्स के नाम याद देख लेना. और ये माइक्रोस्कोप. तो ये था पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड प्रैक्टिकल